अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आज हम देखेंगे क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का लेक्चर 4, द साइकोलॉजी ऑफ मोरालिटी। क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन मोरालिटी हैव बीन अमंग द मोस्ट वैक्सिंग इन ऑल ऑफ साइकोलॉजी। जो ह्यूमन मोरालिटी का क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट ऑल साइकोलॉजी में किया जाता है कि जो मोरल सेंस है, मोरालिटी मीन्स कि जो मोरल सेंस है इंसान के अंदर कुछ भी अच्छा करने की या कुछ भी बुरा करने की, वो कहाँ से आती है। ठीक है, हमें पता होता है कि ये काम ठीक है, ये काम गलत है। अगर हमें नहीं पता होता तो जब हम वो काम कर लेते हैं उसके रिजल्ट्स की बेस पर हम ये जान लेते हैं कि ये काम हमने ठीक किया था या नहीं ठीक किया था। तो ये जो एक मॉरल सेंस है, द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये इसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कि ये किस किस्म के सेंस है, या ये हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे जानते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है। और ये जो हमारी मॉरल सेंस होती है, क्या ये चेंज होती है ओवर द टाइम, कि एक वक्त में हमें लग रहा हो कि ये काम ठीक है, जबकि कुछ ही वक्त के बाद हमें एहसास हो कि ये ठीक नहीं था। डू ऑल पीपल हैव सेम सेंस? क्या हर किसी की राइट एंड रॉन्ग की जो सेंस होती है वो सेम होती है, कि अगर आपको ये कोई काम ठीक लग रहा है तो क्या वो दूसरे इंसान को भी ठीक लग रहा होगा? टू व्हाट एक्सटेंट टू इंडिविजुअल्स हैव अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ मोरालिटी। तो इसके बारे में, मोरल सेंस के बारे में, मोरालिटी के बारे में 4 अप्रोचेस हैं: फ्राइड साइको एनालिटिक थ्योरी, लर्निंग थ्योरीज इंक्लूडिंग सोशल लर्निंग थ्योरी, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एंड इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले हम देख लेते हैं मोरालिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को। इसमें वही बात है जो मैंने ऊपर आपको बताई कि क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि जो राइट एंड रॉन्ग की सेंस होती है वो कहाँ से आती है, किस तरह से होती है, क्या वो सबकी सेम होती है। और जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है ये फोकस करती है ज्यादातर सुपर ईगो पर। ठीक है, कि हमारी मोरल फीलिंग्स क्या है, एंग्जाइटी के बारे में, शेम के बारे में, गिल्टी एंड इग्नोरिंग कोग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के बारे में। और ये जो आगे शॉर्ट शॉर्ट करके लिखी हुई है सारी, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, एवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस, तो ये हम आगे इनको डिटेल से पढ़ते हैं। इधर सारे ये एमसीक्यूज हैं जी, आप लोग देख लीजिएगा। द सोर्स ऑफ मोरालिटी, साइको एनालिसिस जो पिक्चर होती है, ओरिजिन है सुपर ईगो का, जो कि प्रोसेस करता है इनकॉर्पोरेशन ऑलमोस्ट लिटरली अ स्वेलविंग ऑफ द पेशेंट मोरालिटी बाय द चाइल्ड। ठीक है, कि आपकी मोरालिटी का सोर्स क्या है। अब उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? वन इज के लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस, कि आप वो जो हमारी एक मोरल सेंस होती है कुछ भी अच्छा करने की या बुरा करने की, वो हम अपने बड़ों से सीखते हैं। अब उनमें पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, पीयर ग्रुप हो सकता है हमारा। अब वो सीखते किस तरह से हैं कि हम उस चीज के रिजल्ट्स को देखते हैं। अगर हमने कोई अच्छा काम किया होगा हमें उस पर रिवॉर्ड मिलेगा, अगर हम कोई बुरा काम करेंगे हमें उस पर पनिशमेंट होगी, जिससे हमें इस चीज का एहसास होगा कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज गलत है, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या होती है, कि जो हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम मैच्योर हो रहे होते हैं, उसमें किस तरह का हमें इन्वायरमेंट मिलता है, किस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इंसान की पर्सनैलिटी में चेंज आता है। जिससे अगर वो इस तरह के माहौल में रहता है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप जिस तरह वेस्टर्न में अल्कोहल उनके लिए, उन्हें कोई मसला नहीं है पीना। ठीक है, अगर वो बच्चा वहां पर बड़ा होगा, वेस्टर्न चाइल्ड होगा, तो वो बड़े होकर अल्कोहल पीना रॉन्ग नहीं समझेगा। उसी के बरक्स जो हमारे एज अ मुस्लिम फैमिली, एक बच्चे को पता होता है कि अल्कोहल के करीब मुझे नहीं जाना, वो उसके लिए गलत है। तो इस तरह राइट एंड रॉन्ग की जो सेंस होती है ये डेवलपमेंटल भी होती है, या आप कह सकते हैं कि लर्निंग भी हो सकती है, कि आप अपने बड़ों से सीखते हैं या अपने माहौल को देखते हैं जिस जगह पर आप रह रहे होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द मोरल सेंस, द कंसेप्ट ऑफ स्टेज वाइज डेवलपमेंट, इसको ज्यादातर थ्योरेटिकल अप्रोचेस में लिया जाता है, कि साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो ज्यादातर फोकस करती है सुपर ईगो पर। ठीक है, कि जिसके अंदर डेवलप जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। और इसके अंदर डिफरेंट सुपर ईगो जब डेवलप होती है तो डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टेजेस होते हैं, प्री एंड पोस्ट सुपर ईगो। डिफरेंस इन द मॉरल सेंस में क्या डिफरेंस हो सकते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जेंडर डिफरेंस होता है और कल्चरल डिफरेंस होता है। इन चीजों को हमने पहले भी पढ़ा था पिछले लेक्चर, सॉरी आगे हम पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या होगा कि इंडिविजुअली आप किस किस्म मतलब किस किस्म की आपकी पर्सनैलिटी है, कि आप किस चीज को राइट कह रहे हैं, किस चीज को रॉन्ग कह रहे हैं। अब ये किस तरह से हो सकती है, कि वही बात आ जाती है कि जब आपको किस किस्म का जब आप डेवलप हो रहे थे तो आपके ऊपर किस किस्म का आपको माहौल दिया गया। ठीक है, किसी कुछ बच्चों को ज्यादा पनिश किया जाता है, उन्हें कुछ ज्यादा खुलकर करने का मौका नहीं दिया जाता। पेरेंट्स उन्हें हर वक्त पनिश या हर वक्त जो है वो उनको नो करते हैं किसी भी काम से, जिसकी वजह से उसके एक जो अंदर इनसुफिशिएंट एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन जो है वो रहती है। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी मैंने ऊपर उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिहेवियर एंड कॉन्साइसनेस।
Evidence on this question comes more from social psychology than from work inspired. अब जो स्टडी की गई हॉटशर ने एंड मे ने भी उसमें भी ये क्लियरली देखा गया था कि जो प्री एडोलेसेंट चिल्ड्रंस होते हैं आर इन फुल कमांड ऑफ मोर नॉलेज। ठीक है, कि बच्चों का बिहेवियर डेवलप किया जाता है जब वो बच्चे छोटे होते हैं, कि अगर वो गलत काम करते हैं उनको पनिश किया जाता है, अगर वो अच्छा काम करते हैं उनको रिवार्ड किया जाता है। अगर आप बच्चे को ज्यादा रिवार्ड करेंगे तो वो अपने बिहेवियर में ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है, उसे ज्यादा अच्छे से पता होगा कि उसके लिए क्या चीज गलत है क्या चीज ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो कि जिन्हें बिल्कुल फ्रीडम होता है, पूरा राइट होता है, वो जब अपने फैसले खुद लेते हैं, ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ज्यादा उन मिस्टेक्स से एक्सपीरियंस लेते हैं, तो उस लिहाज से वो ज्यादा मैच्योर होंगे। लेकिन उसके आपको डिसएडवांटेज देखने पड़ेंगे कि उसने उन लॉसेस को भी बेयर किया होगा जो कि उसको गलत डिसीजंस की वजह से लेने पड़े होंगे। बायलिंगुअलिज्म अक्रॉस कल्चर। अब बायलिंगुअलिज्म क्या है? बायलिंगुअलिज्म मीन के एट अ टाइम आप टू लैंग्वेज सीखना, ये दो या दो से ज्यादा अराउंड द वर्ल्ड जो है वो लैंग्वेज को बोलना, या दो, आप कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज होना बायलिंगुअलिज्म कहलाता है। अब यहाँ पर दो टर्म्स है, मल्टीलिंगुअल लिंगुअल एंड मोनोलिंगुअल्स। अब ये बात भी इंट्रोडक्शन में बताई जा रही है कि मोस्टली ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, ज्यादा मतलब लैंग्वेजेस का, कि वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। जिस तरह हमें कहा जाता है ना कि कोई भी अगर फेमस पर्सनालिटी है, उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती अच्छे से, ठीक है, वो उसकी वजह से बड़ा परेशान रहता है कि वो किस तरह से खुद को लोगों के सामने एक्सप्रेस करेगा। अब अगर एक बच्चे का इतना माइंड नहीं है कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को लर्न करे, और आप उसके ऊपर जबरदस्ती इस चीज का प्रेशराइज उसे कर रहे हैं कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को लर्न करे, तो ये भी उस बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पर दो टर्म जो मैं आपको बताने लगी थी, कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअल्स, और दूसरी हमारे पास है, दूसरी को मैंने हाईलाइट नहीं किया, कंपाउंड बाइलिंगुअल्स किया हुआ हाईलाइट। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअल्स क्या होता है कि आप एट अ टाइम तो एक ही लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन आप जिंदगी के किसी हिस्से में जाकर दोबारा कोई और लैंग्वेज सीख लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि हम एक पाकिस्तानी एक चाइल्ड है, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, पाकिस्तान के स्कूल में गया, तो उसको उर्दू अच्छी बोलनी आती है। ठीक है, और लेकिन जिंदगी के किसी हिस्से में, या जब वो बड़ा होता है, वो किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो वहां जाकर वो इंग्लिश भी सीख लेता है। तो ये क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअल्स है। जबकि कंपाउंड बाइलिंगुअल्स क्या होती है कि एट द टाइम पहले से ही आप दो लैंग्वेजेस एक साथ सीखते हैं। अब इसकी ये एग्जांपल हो सकती है कि कोई एक बच्चा जो कि घर में पैदा होता है, उसको वहीं से ही घर से ही उर्दू भी सिखाई जाती है, साथ ही इंग्लिश भी सिखाई जाती है। या आप कह सकते हैं कि उसकी फैमिली ऐसी होती है कि उसकी फैमिली पंजाबी फैमिली है, वो घर में पंजाबी सीखता है, स्कूल जाके वो उर्दू स्पोकन हो जाता है, उर्दू सीखता है, तो वो क्या हो गया? वो एक कंपाउंड बाइलिंगुअल्स होंगे कि वो एट द सेम टाइम दो लैंग्वेजेस को सीख रहा होता है। उसके जो थॉट्स और इमोशंस होते हैं वो टू लैंग्वेजेस में हो रहे होते हैं, कि अपने अगर कोई घर में इमोशंस होंगे तो वो पंजाबी में एक्सप्रेस करेगा, जबकि स्कूल में होंगे तो वो उर्दू में एक्सप्रेस करेगा। बाइलिंगुअलिज्म एंड मेमोरी का क्या रिलेशन है इसका आपस में? अब इसमें बात हो रही है, जो कि कॉन्सेप्ट है, बाकी एमसीक्यूज तो हाईलाइट मैंने किए हुए हैं, वो ये है कि अगर आपके अपने माइंड के अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस को सेव करना है तो आप किस लैंग्वेज में करेंगे? जाहिर सी बात है कि जो जुबान हमारी अपनी होती है, आप कह लें कि जो कौमी जुबान होती है, या जिस जुबान में इंसान ज्यादा फ्लुएंट होता है, जिसमें से किसी किस्म का 1% भी प्रॉब्लम नहीं होता उसको बोलने में, हम अपने एक्सपीरियंसेस को अपने माइंड में उसी जुबान में सेव करते हैं। ठीक है, फिर आगे हो रहा है कि वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। अगर हमें कहीं पे भी अपने इमोशंस का वर्बली एक्सप्रेस करना पड़े अपने इमोशंस को, तो हम किस लैंग्वेज में करेंगे? तो जो इंसान उस लैंग्वेज में कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जो कि उसको ठीक तरीके से आती नहीं है, या जो उसकी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है, अगर वो अपनी सेकंड लैंग्वेज में अपने किसी भी इवेंट्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ट्रबल होगी। लेकिन जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो उसकी बेसिक लैंग्वेज है, उसमें अपने उन इमोशंस को सेकंड लैंग्वेज की निस्बत बहुत इजीली एक्सप्रेस कर सकेगा। बाकी कंक्लूजन दिया हुआ है नीचे, और यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 4। आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरी लास्ट पे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।